नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जुहा एंटीला केस में बढ़ी अनिल देशमुख की मुश्किलें, क्योंकि अब आपको बताते चले कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अब ईडी किसी भी वक्त अनिल देशमुख से पूछताछ कर सकती है। आपको बताते चले कि एनआईए से जांच का विस्तृत ब्यौरा मिलने के बाद अब ईडी की कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर होगी, क्योंकि ईडी ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर परमवीर सिंह के आरोपों में सच्चाई है तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस का मामला बनता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट देने का पर्दाफाश होने के बाद अब लगातार ईडी सक्रिय होती दिखाई पड़ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने जल्द ही एनआईए से जांच का विस्तृत ब्यौरा मांगने जा रहा है। परमवीर सिंह के 8 पेज के लेटर बम में सच्चाई पाए जाने की स्थिति में अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत इस पूरे केस दर्ज कर इसकी जांच की शुरुआत कर सकता है। और ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि अगर परमवीर सिंह के आरोपों में सच्चाई है तो सालाना हजारों करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है और इसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध वसूली से बनाई संपत्तियों का पता लगाकर उन्हें जब्त करना ईडी का काम है, फिर चाहे वो ये संपत्ति चाहे चल अचल नकद या फिर क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल रूप में ही क्यों ना हो। तो साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई आपको बता दे और अब लगभग ये साफ हो गया है कि मुकेश अंबानी को डराकर वसूली करना अकेले वाजे के बस की बात नहीं थी और इस साजिश में कई अन्य बड़े लोग भी इसमें शामिल हैं जिन तक वसूली की रकम पहुंचती थी और जिसका शक परमवीर सिंह के पत्र में लगाए गए आरोपों से साफ तौर पर होता दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें, अनिल सचिन वाजे की मर्सिडीज कार से 5 लाख रुपए नकद और नोट गिनने की मशीन की बरामदगी से साफ संकेत मिलते हैं कि इसका इस्तेमाल हर दिन वसूल की जाने वाली रकम को गिनने के लिए किया जाता था। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि इसको लेकर आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर बनी हुई है और इसी कड़ी में बीजेपी नेता राम कदम ने भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि 100 करोड़ की हफ्ता वसूली सामने आई है और ईडी इसमें जांच करे। तो जिस तरीके से लगातार अब एक के बाद एक जो अहम खुलासे इस पूरे मामले को लेकर होते आ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार शरद पवार अनिल देशमुख का बचाव करते दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये साफ इशारा होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ महाराष्ट्र सरकार के सानिध्य में की जा रही थी, जिसका खुलासा अब साफ तौर पर परमवीर ने कर दिया है। और अब इसी को पूरा बचाने के लिए लगातार पूरे मामले को छुपाने के लिए जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे जो एटीएस है, मुंबई एटीएस लगातार अनिल देशमुख के संपर्क में है, उनसे लगातार मीटिंग का दौर जारी है, जबकि पूरा जो मामला है वो एनआईए को सौंप दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके जो कुछ तमाम सबूतों के आधार पर जो सच्चाई जो हकीकत सामने आ रही थी, अब उन हकीकत को छुपाने के लिए कुछ अहम साक्ष्यों को छुपाने के लिए हालांकि लगातार महाराष्ट्र सरकार एटीएस को लगातार अपना मोहरा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत गरमाई हुई है, किस तरीके से अब अनिल देशमुख की कुर्सी पर आन पड़ी है, हालांकि इसको लेकर बहुत जल्द महाराष्ट्र सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है। उद्धव सरकार को यह फैसला लेना होगा कि अब आपके गृह मंत्री अनिल देशमुख आपके कैबिनेट में रहेंगे या नहीं। लेकिन इसी बीच जो बड़ी बात निकलकर सामने आई कि अब ये पूरा केस मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसको लेकर अब प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे मामले की गहनता से अपने स्तर पर जांच करने वाली है। तो जिस तरीके से पिछले कई लंबे समय से हम लगातार देख रहे थे कि कैसे मनसुख हिरेन की पहले हत्या हुई थी और उसके बाद कैसे इस पूरे मामले को छुपाने के लिए शिवसेना लगातार अड़ी हुई थी। हालांकि जब एनआईए ने एक के बाद एक अहम खुलासे किए थे, उसके बाद जो तमाम शिवसेना के आला नेता थे उनकी बयानबाजी खुद ही अपने आप बदलती हुई दिखाई पड़ रही थी और इस पूरी गलती को स्वीकार करते हुए लगातार वो कहते दिखाई पड़ रहे थे कि हाँ, अगर कोई गलती हुई है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब जब एक एक कर तमाम जो एंगल सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से लगातार अब शिवसेना कनेक्शन भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, अब इसको लेकर वाकई ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसके इशारे पर महाराष्ट्र सरकार ने इतनी बड़ी साजिश की और आखिर वो कौन कौन लोग थे, क्योंकि जो ये पूरा मामला है भी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के एक अधिकारी से निकलकर सामने आया है, जबकि जो कि 1 महीने की अवैध वसूली की बात यहाँ पर की जाए। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर कौन कौन से अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से अधिकारी को इस तरीके का ऑर्डर
राज्य सरकार ने दिया होगा, ये वाकई जांच का मामला है। लेकिन अब जिस तरीके से ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर ये साफ कहा है कि जैसे ही एनआईए अपने जांच का ब्यौरा हमें सौंपती है, उसके बाद हम अपने तरीके से अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच करेंगे, जिसको लेकर साफ तौर पर यह तय माना जा रहा है कि अनिल देशमुख इस पूरे मामले पर बेहद बुरी तरीके से फंसते हुए हालांकि नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब जिस तरीके से उनके झूठों को लेकर जो एक एक करके खुलासे साफ तौर पर हो रहे हैं, ये साफ है कि कहीं ना कहीं शिवसेना अपने मंत्रियों को बचाने के लिए, एनसीपी अपने नेता को बचाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झूठ बोल रही है। लेकिन साफ तौर पर आपको बताते चले कि जो एंटीलिया केस को लेकर जो तमाम अलग अलग एंगल से अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जांच के बाद के जो परिणाम सामने आ रहे हैं, साफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र मुकेश अंबानी के खिलाफ रचा गया था, जिसको लेकर अब एक एक कर रहस्यमय तरीके से तमाम खुलासे होते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि लगातार बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर अनिल देशमुख के इस्तीफे की हालांकि मांग की है। लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल महाविकास अघाड़ी की सरकार जिस तरीके से संकट में दिखाई पड़ रही है और जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर लगातार जारी है और उनके अपने ही मंत्री, कांग्रेस के आला नेता कैसे अब शिवसेना पर तमाम सवाल खड़े करें, वाकई देखना लाजमी होगा कि आखिर अब ये तीन पहिए की सरकार जो अलग अलग दिशा में चलती हुई दिखाई पड़ रही है, अलग अलग तरह की बयानबाजियों के साथ आखिर इसका क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। लेकिन इन सब के बीच वाकई बड़ी बात यहाँ पर यह कि जिस तरीके से गृह मंत्री का जो पद होता है, जो औंधा होता है, वो प्रदेश की सुरक्षा का होता है। लेकिन अब जब गृह मंत्री पर ही इस तरह के सवाल खड़े होंगे तो आप सोचिए कि प्रदेश वासियों की सुरक्षा आखिर कैसे होगी और किसके सानिध्य में होगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जब ये महाविकास अघाड़ी की सरकार जब बनी थी तो कैसे प्रदेश वासियों के प्रति पूरी निष्ठा के साथ काम करने का ये तमाम आला नेता शपथ लेते दिखाई दिए थे। लेकिन अब जब एक के बाद एक तमाम घूसखोर के मामले, अवैध उगाही के मामले, फिर चाहे वो टीआरपी केस घोटाला का मामला, कैसे किस तरीके से उगाही करने की कोशिश ये सरकार कर रही है, ये साफ तौर पर दिखाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार खोर की सरकार है, सिर्फ और सिर्फ अवैध वसूली गैंग की सरकार है, जिसको लेकर अब साफ तौर पर एंटीलिया केस के मामले में एक एक कर सारी जो हकीकत है, जो असली चेहरा महाराष्ट्र सरकार का है, वो बेनकाब साफ तौर पर हो चुका है। और इसको लेकर अब तमाम लोग ये सवाल पूछते दिखाई पड़ रहे हैं कि आखिर कब उद्धव सरकार अनिल देशमुख को लेकर बड़ा फैसला लेंगे। क्योंकि इतने सारे सबूतों के बाद भी अब इतनी देरी करना वाकई कई और सवालों को जन्म देता है कि आखिर क्या छुपाने की लगातार कोशिश इस पूरे मामले में की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये कि अब एंटीलिया केस के मामले को लेकर अब पूरी तरीके से ईडी की इस पर जांच होगी और अब शिकंजा अनिल देशमुख के खिलाफ कसेगा। और इसमें ये देखने वाली बात होगी कि आखिर वो कौन कौन से अहम राज है जिनको लगातार शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार छुपाने की कोशिश करती आ रही है। हालांकि अब जो सबूत लगातार अनिल देशमुख के खिलाफ सामने आ रहे हैं, ये साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के बड़ी अधिकारियों को अपना निशाना बनाते हुए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन जब आपको बताते चले कि जिस तरीके से उगाही का ये मामला सामने आ रहा है और जब उगाही नहीं हो पाई, जब समय रहते इस पूरे मामले को एनआईए को सौंप दिया गया और अब जो एक एक कर अहम खुलासे साफ तौर पर हो रहे हैं, तो अब साफ तौर पर उन्हीं के जो नुमाइंदे थे वो उनके खिलाफ इस तरीके से चिट्ठियों के तौर पर उनके खुलासों का लगातार जिक्र कर रहे हैं। ना कहीं ये तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों को निशाना बनाकर, मोहरा बनाकर सिर्फ और सिर्फ उगाही करने का काम महाराष्ट्र सरकार कर रही थी। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले कि ये देखने वाली बात होगी कि ये सभी की निगाहें अब इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर कब अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा देते हैं। क्योंकि अगर जब तक अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक महाराष्ट्र की जनता के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि उद्धव ठाकरे क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले को लेकर लेते हैं। लेकिन फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।